हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बर्जर पेंट्स को एनालाइज करेंगे। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा स्टॉक ये दिखाई दे रहा है और काफ़ी अच्छा पोटेंशियल इसमें लग रहा है। फिलहाल जिस पोजीशन पे अवेलेबल है वो भी काफ़ी बढ़िया है। मैं इसमें आपके टेक्निकल्स और फंडामेंटल दोनों एनालाइज करूंगा। काफ़ी बेसिक बेसिक चीज़ों को रखेंगे, बट मैं चाहूँगा कि आप इसके बेसिस पे कोई भी एंट्री या एग्जिट ना प्लान करें, बल्कि अपना एनालिसिस करें। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की कि किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से आप किसी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं और किसी भी बाइंग या सेलिंग के डिसीजन तक आप पहुँच सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप एनालिसिस खुद करें, खुद का एक कॉन्फिडेंस डेवलप करें किसी स्टॉक में, और उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। मेरी वीडियो से सिर्फ आपको सीखना है कि किस तरीके से मैं एनालाइज कर रहा हूँ स्टॉक को। बाकी एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मुझे काफ़ी पर्सनली ये सेफ सा थोड़ा बेट लगता है, मतलब थोड़ा सेफर साइड पे इस स्टॉक को रखूँगा। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं 3 कैटेगरी में स्टॉक को बाँट के रखता हूँ, ग्रेट, गुड और गैम्बल वाली कैटेगरी में। तो ये थोड़ा ग्रेट वाली कैटेगरी में मुझे लगता है फिलहाल जिस पोजीशन पे अवेलेबल है। इसका मतलब है कि ये थोड़ा आपके लिए लेस रिस्कियर होगा या मेरे लिए लेस रिस्कियर होगा, क्योंकि मैं इसको उस कैटेगरी में रखता हूँ। आप इसको जिस भी कैटेगरी में रखेंगे वो आपके ऊपर है। और एक चीज़ आपको और थोड़ी समझनी होगी, अगर मैं किसी स्टॉक को आपके साथ शेयर करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक उसी स्टॉक में एंट्री बना रहा हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में ओवरऑल जितने स्टॉक्स हैं उसमें एंट्रीज कुछ इस तरीके से प्लान रहती है, जो कि मुझे लगता है आपको भी रखना चाहिए, ताकि ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका बैलेंस्ड रहे रिस्क के साइड पे। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक बर्जर पेंट खरीद रहा हूँ कुछ इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे, तो इसका मतलब है कि मेरे स्टॉक में सारे ही बर्जर पेंट जैसे स्टॉक होंगे। ऐसा नहीं होता है। मेरे पोर्टफोलियो जो है वेल डाइवर्सिफाइड रहेगा, हमेशा हमेशा वेल डिवाइडेड रहेगा रिस्क कैटेगरी के हिसाब से। जैसे ये काफ़ी लो रिस्क का स्टॉक मुझे लगता है, तो कुछ ऐसे स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में हर वक्त रहेंगे। कुछ हाई रिस्क वाले भी रहेंगे जो मल्टीपैगर भी बन सकते हैं। कुछ ऐसे रहेंगे जो मीडियम वाले रहेंगे, जो अच्छे स्टॉक हैं और थोड़ा बहुत ही रिस्क है और थोड़ा बहुत में रिटर्न भी है। अब ये जैसे बर्जर पेंट है, इसमें रिटर्न आपको ऐसा नहीं है कि कोई ये स्टॉक आपका 10 गुना 20 गुना या 100 गुना हो जाए, बट इसमें ठीक ठाक आपको रिटर्न्स मिलने की उम्मीद रहेगी। इससे कम 10 गुना तो नहीं हो सकता ऑफकोर्स, लेकिन आपका इसमें डाउनसाइड भी कम रहेगा क्योंकि रिस्क इसमें कम इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से ओवरऑल आपकी भी पोर्टफोलियो होगा, उसको आपको इसी तरीके से डिवाइड करना है। ऐसा नहीं है आपने कोई भी वीडियो देखी उसके हिसाब से कोई भी स्टॉक बाय कर लिया। आपको ये भी देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में वो फिट बैठता है या नहीं, क्या आपको उस वाले रिस्क टाइप की स्टॉक की जो है ज़रूरत है या नहीं, क्या आपने उस तरीके से पोर्टफोलियो डिवाइड किया हुआ है नहीं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए ये डिफरेंस आ जाता है कि आप किसी की वीडियो देख के आप पैसे नहीं बना पा रहे होते, लेकिन जिसकी आप वीडियो देख रहे हो वो पैसे बना रहा है उन्हीं स्टॉक से, क्योंकि उसने अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाई कर रहा है और अच्छे तरीके से जो है उसमें रिस्क का उसने वेटेज रखा हुआ है और अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक ले रखे हैं। तो आई होप समझ गए होंगे आप ये बात। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल्स में हम इसमें बाद में आएंगे, पहले थोड़ा फंडामेंटल के बेसिक्स एक बार समझ लेते हैं। तो फंडामेंटल में ज़्यादा यहाँ डीप में नहीं जाऊँगा, ताकि आप में से कोई भी जो भी बिगनर है वो भी अच्छे से इसको समझ सके। तो हम यहाँ पे स्क्रीनर पे बर्जर पेंट्स का हमने ये फंडामेंटल खोल लिए हैं। ये इसके फाइनेंशियल्स है, करंटली 48.2 के पी पे चल रहा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो ये इसका नीचे पी का चार्ट है। पी के चार्ट में आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसका मीडियन पी जो है 75.5 का है, और करंटली इसका पी यहाँ इतने लो पे चल रहा है 45.9 के। 48.2 के अब और लो पे है। ये पीछे इसके ईपीएस की ग्रोथ आप देख पा रहे होंगे, जो बढ़ती हुई ईपीएस है। और ये इसका जो लाइन वाला आप ग्राफ देख रहे हैं, ये इसका पी है जो अभी ऑल टाइम लो पे है। इससे इतना लोवेस्ट इसका पी कभी भी नहीं रहा पास्ट में, पिछले 5 साल में। 10 साल का भी अगर आप देखेंगे तो 10 साल में भी, हाँ, ये 10 साल में करीब 2016 के आसपास इसका पी इतना था, और उसके बाद से इसका पी काफ़ी बड़ा, और ग्रोथ इसमें कंटिन्यू है 2014 से, थोड़ा बहुत हिकअप्स के साथ, बट एक लॉन्ग रन में आप देखोगे तो अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी में है। और वो नीचे आपको इसके बाकी फाइनेंशियल्स में भी दिख जाएगा। अब यहाँ पे हमने सिर्फ ये पी ही देखा, बाकी हम यहाँ नहीं देख रहे, नीचे देखेंगे। अब नीचे अगर आ जाएंगे तो वैसे आप यहाँ पे चाहें तो पी के साथ साथ एक यहाँ पे मार्केट कैप टू सेल्स का भी देख सकते हैं। मार्केट कैप टू सेल्स में भी आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि किस रेशो में इसके मार्केट कैप से सेल्स, अगर आप समझ पा रहे होंगे सिर्फ इतनी ही लाइन से, कि जिस रेशो में ये सेल्स को बढ़ा रही है उस रेशो में मार्केट कैप पे क्या असर पड़ रहा है। तो ये इसकी मार्केट कैप वाली लाइन है, मार्केट कैप टू सेल्स वाली ये जो लाइन यहाँ पे है, ये भी अपने लोवेस्ट पे ही आपको दिख रही है, और अपने मीडियन से नीचे, मीडियन इसका 5.5 का है, और करंटली ये 4.8 या 5 के आसपास है, यानी कि उससे नीचे ही है। और ये पीछे इसका आपको सेल्स की ग्रोथ दिखेगी, ये जो बड़ा वाला बार ग्राफ है, ये सेल्स की ग्रोथ आपको दिख रही होगी अपने ऑल टाइम हाई पे। तो इतना बेसिक्स आप समझ गए। बाकी ये इसके पीयर ग्रुप्स हैं। सबसे टॉप पे जो है एशियन पेंट्स है मार्केट कैप के हिसाब से, तो सेकंड नंबर पे है, मतलब इस फील्ड में, पेंट इंडस्ट्री में, ये सेकंड नंबर पे है 56,255 करोड़ की मार्केट कैप के साथ। मतलब कि जो फर्स्ट है वो काफ़ी इससे ज़्यादा ही स्केल में बड़ा है। अगर आप इसको देखेंगे तो करीब ये 6 गुना के आसपास बड़ा है, 5-6 गुना के आसपास। तो 5-6 गुना बड़ा फर्स्ट वाली कंपनी है और सेकंड वाली कंपनी है, यानी कि वहाँ तक जाने के लिए इतना पोटेंशियल। इसका मतलब ये नहीं है एशियन पेंट के बराबर बन जाएगी एक दिन, जाहिर सी बात है एशियन पेंट वहाँ से ग्रो करेगा और बड़ा बनेगा, लेकिन उतना मार्केट में पोटेंशियल है। और जिस इंडस्ट्री में हम अभी देख रहे हैं इस स्टॉक को, यानी कि पेंट इंडस्ट्री में, इसका भी थोड़ा सा आइडिया अगर आपको एडवांस में
रहे जिस भी इंडस्ट्री में आप रिसर्च करते हैं स्टॉक को, तो आपके लिए और बेटर रहेगा उसको जज करना। जैसे कि पेंट इंडस्ट्री का जो मोटा मोटा आइडिया मुझे है या आपको भी शायद होगा, तो काफ़ी इस इंडस्ट्री में ग्रोथ है, इसलिए नए नए प्लेयर भी इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी पोटेंशियल है, जो कि बाकी इंडस्ट्रीज़ में मैं कहूँगा कि जो अगर आप टॉप इंडस्ट्रीज़ निकालोगे जिसमें काफ़ी पोटेंशियल लगता है ग्रो होने का, जो अभी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट जिसका इंडिया में नहीं है, वो उनमें से एक पेंट इंडस्ट्री है। जैसे कि आपका ये है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग भी कम है, तो डीमैट वाली जो इंडस्ट्री है या फिर ये ब्रोकर फर्म्स जो हैं जैसे एंजल वन वगैरह, तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का। वैसा ही एक पेंट इंडस्ट्री है, इसका भी पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं है इंडिया में, तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छी खासी ग्रोथ वाली इंडस्ट्री है। तो थोड़ा बहुत आइडिया उसका रहे तो बेटर तरीके से आप उसको जज कर सकते हैं आगे। तो सेकंड नंबर पे है 48 का पी कमांड कर लिया, फर्स्ट वाला 51 के पी पे, और उसके नीचे आप इन बाकियों का पी देख सकते हैं, मीडियन पी भी देख सकते हैं 45 के आसपास। अभी पूरा ही पेंट का जो इंडस्ट्री है, अगर आपको पता नहीं होगा तो पूरा ही पेंट का इंडस्ट्री थोड़ा सा डाउन है, इसलिए आपको काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे पेंट के स्टॉक्स दिख रहे हैं। बाकी पहले आपको इतने अच्छे वैल्यूएशन पे नहीं दिखते थे, बहुत हाई पी पे ट्रेड करते थे सारे के सारे, बट टाइम के साथ साथ ये थोड़ा सा अभी लो पी पे भी है, और पूरा जो सेक्टर है ये सेक्टर ही थोड़ा डाउनफॉल में है। बट यही टाइम होता है पैसे लगाने का, जब कोई सेक्टर अपने डाउनफॉल में काफ़ी टाइम गुजार ले और फिर उसके ऊपर उठने की उम्मीद बने, तो तब हमें उसमें देखनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे। तो वैसे मेरी होल्डिंग एशियन पेंट्स में भी है, और कैंसाइन ऑरिलेक में भी है, और इंडिगो पेंट्स में भी है, इन सभी में है मेरी होल्डिंग ऑलरेडी। तो अभी हम बर्जर पेंट में होल्डिंग नहीं थी, तो हम इसमें होल्डिंग बनाने की सोच रहे हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स पे अगर आप आएंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स पे देखेंगे तो 2500 करोड़ की इसकी सेल्स है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा हमारे लिए सेल्स होती है। तो सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले भी समझाया होगा कि प्राइमरी चीज़ है, अगर कंपनी बेच नहीं पाएगी पहले से ज़्यादा, इसका मतलब है कि फिर और सारी चीज़ें, चाहे वो कितना प्रॉफिट बनाए, चाहे कुछ भी करे, वो चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है अगर वो बेच ही नहीं पा रही। क्योंकि सबसे प्राइमरी चीज़ है वो पहले अपने माल को बेच तो पाए, बाकी प्रॉफिट वगैरह ये सब चीज़ें तो नंबर गेम है, आगे किसी भी तरीके से चीज़ें मैनेज की जा सकती है, लेकिन सबसे पहले बेचना है कि क्या उसकी सेल्स जो है वो बढ़ रही है या नहीं। अब सेल्स अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर से, तो पिछले क्वार्टर से तो सेल्स कम है, बट अगर आप देखेंगे तो ये इस इंडस्ट्री का या इसका ही देख लो आप स्टॉक का, ये एक पैटर्न रहा है कि ये कुछ कुछ पर्टिकुलर क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्म करता है और कुछ कुछ क्वार्टर्स में नहीं अच्छा परफॉर्म करता। तो हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर सारे अगर देखेंगे इसका सेल्स की ग्रोथ, तो 2000 करोड़ के आसपास ये मार्च 21 में थी, और अगर आप मार्च 22 में देखेंगे तो 2180 करोड़ के आसपास, फिर मार्च 23 में 2400 करोड़ के आसपास, फिर मार्च 24 में 2520 करोड़ के आसपास, यानी कि क्वार्टर से क्वार्टर कंपेयर करते हुए ग्रोथ इसमें है। वैसे ही आप जून के उसमें देखेंगे तो 1700 से 2700 और 2700 से 3000, इसका मतलब है अब जून का क्वार्टर आने वाला है, तो जून में ये हाईएस्ट ग्रोथ जो है दिखाता है अपने पूरे साल में। तो जैसे इसने लास्ट ईयर दिखाया था, तो मुझे उम्मीद है कि जून में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ इसमें के रिजल्ट में होगी, इसके सेल्स में। अगला अगर आप देखेंगे सितंबर में भी, तो 2200 से ऊपर 2600 और 2600 के ऊपर 2700, सितंबर में भी अच्छी खासी ग्रोथ। दिसंबर में 2500 से ऊपर, यहाँ पे 2690, और 2690 से ऊपर दिसंबर में 2800। तो हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको अच्छी खासी ग्रोथ दिखेगी, कोई भी क्वार्टर पे क्वार्टर कंपैरिजन में ऐसा नहीं है कि कंपनी में ग्रोथ नहीं है। आप प्रॉफिट में भी आप देखेंगे तो प्रॉफिट जो है इसके थोड़े वेरी कर रहे हैं, थोड़े मार्जिन की वजह से भी और थोड़ा थोड़ा और फैक्टर्स की वजह से भी, तो प्रॉफिट आपको थोड़ा सा वैसे ही दिखेंगे। लेकिन प्रॉफिट में भी फिर भी एक हम नज़र मार लेते हैं, 209 करोड़ से 220 करोड़, फिर 220 करोड़ से 186 करोड़, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन में भी कमी रही, और बाकी यहाँ कुछ डेप्रिसिएशन भी था, इस वजह से भी जो है प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी थी। तो ओवरऑल हमें इसको ज़्यादा नेगेटिव नहीं मानेंगे यहाँ पे। बाकी अभी जो है 223 करोड़, यानी कि क्वार्टर से क्वार्टर कंपेयर करने में अभी हाईएस्ट है, ऑल टाइम हाई इसका नेट प्रॉफिट, और इसका वैसे ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर आप देखेंगे तो वो भी कुछ इस तरीके का है। अब नीचे आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, उसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा 2013 से कंपनी शुरू हुई थी, मतलब इसमें हमारे पास चार्ट है अवेलेबल है, डाटा अवेलेबल है 2013 से। तो 3200 करोड़ की सेल्स है, अभी 11199 करोड़ की सेल पे, लास्ट मार्च से 10,000 से 11,000 पहुंच गई है, यानी कि इजीली मतलब यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ आप इसको बोल सकते हो कि सारे ईयर टू ईयर में अच्छी खासी ग्रोथ इस कंपनी में है। कोई भी ईयर ऐसा डाउन वाला ईयर नहीं है जहाँ ग्रोथ नहीं हो इस कंपनी में, चाहे थोड़ी सही बट ग्रोथ है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है कि एटलीस्ट कंपनी ग्रोथ तो कर रही है, क्योंकि बीच में कोविड भी आया, बहुत सारे हार्डशिप्स आए, लेकिन उसके बाद भी अगर कंपनी स्टडीली ग्रो कर पा रही है तो वो अपना आप में पॉजिटिव चीज़ें हो जाती है। अब उसके नीचे सेम इसमें भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी नज़र मार सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरीके से इनका बढ़ घट रहा है, और टोटली डिपेंड करता है इनके एक्सपेंसेस वगैरह कितने अच्छे तरीके से मैनेज किए गए हैं, उसी पे इनका मार्जिन है, और भी बहुत सारे फैक्टर इस पर मार्जिन डिपेंड करता है। बट ओवरऑल मैं देखूँ तो यहाँ अभी भी इसका 17% के आसपास मार्जिन है ही, और ऑल टाइम हाई पे इसका नेट प्रॉफिट भी है, और ऑल टाइम हाई पे इसका, ऑल टाइम हाई मतलब लगभग ऑल टाइम हाई पे इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है।
बट ओवरऑल अब यहाँ से हमें क्या इमेज लगती है कि ओवरऑल अच्छा खासा स्टॉक है, ठीक ठाक स्पीड से ग्रो कर रहा है, ज़्यादा मार्जिन इतना बड़े मार्जिन से नहीं कर रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली स्टडी ग्रोथ है, यानी कि थोड़ा सेफ स्टॉक है। और जो अभी इसका मार्च का क्वार्टर गया है, तो जून का अब नेक्स्ट आने वाला है, और जून क्वार्टर में लास्ट टाइम इसने अपने मार्च के क्वार्टर से काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी। जैसा कि उम्मीद है, उससे पहले भी इसने अपने मार्च के क्वार्टर से अच्छी खासी ग्रोथ जून में दिखाई दी, तो उम्मीद है कि अभी भी ये अपने जून वाले क्वार्टर में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाएगी, जिसका इम्पैक्ट आपको शेयर प्राइस पे भी पड़ेगा। अब नीचे हम इसके बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। अब बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे, तो बैलेंस शीट में मार्च 23 से लेकर 24 में कंपनी ने अपना जो बोरिंग्स है वो अच्छे खासे स्केल से बढ़ाई है। 1100 करोड़ से अपनी बोरिंग को 750 करोड़ के आसपास ले आई है, यानी कि अच्छे खासे अपनी बोरिंग को कंपनी ने वापस दिया है। अब कंपनी डेट को थोड़ा कम करने में लगी है, और जब डेट कंपनी कम करने में लगती है, तो वो थोड़ा सा इंटेग्रिटी कंपनी को बताता है कि कंपनी कर्जे पे ज़्यादा टाइम नहीं रहना चाह रही है ज़्यादा, तो इसलिए वो अपने डेट को कम कर रही है। तो जाहिर सी बात है, जो इंसान अपने कर्जे को कम करता है, तो वो दिखाता है कितना सीरियस है कि अपने उस काम को लेके, कि कम से कम कर्जा रखना चाहता है। तो वही कंपनी के केस में भी है कि जो कंपनी अपने डेट को कम करने की कोशिश करती है। और ये भी आपको एक ध्यान रखना है कि डेट कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, डेट लेके ही कंपनियां ग्रो करती हैं, बट डेट को कम करना ऑफकोर्स एक अच्छी चीज़ होती है। जो भी कंपनी अपने डेट को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करती है। 700 करोड़ पे डेट आ गया है, जो कि अभी इसका 2020 में था, लगभग उस लेवल पे इन्होंने डेट को ला दिया, उससे भी नीचे 2019 के लेवल पे। और अगर आप देखेंगे, तो इसके कंपैरिजन में अगर आप इसके फिक्स्ड एसेट देखेंगे, तो फिक्स्ड एसेट में भी ग्रोथ है 33,000 करोड़ से 3500 करोड़ के आसपास, यानी कि फिक्स्ड एसेट में भी ग्रोथ आई है अच्छे खासी। और अगर उसके बाद आप नीचे CWIP देखेंगे, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें भी आप लगभग 200 करोड़ के आसपास अभी है, जो कि आगे जाके फिक्स्ड एसेट का पार्ट हो जाएगा। तो ये करीब मतलब 4000 करोड़ के आसपास इनके फिक्स्ड एसेट भी बढ़ जाएंगे। और अगर आप रिजर्व देखेंगे, तो रिजर्व में भी ग्रोथ है। ये इसके रिजर्व्स हैं 4300 करोड़ से 5200 करोड़, तो यहाँ भी अच्छी खासी ग्रोथ है। डेट भी अपना कम किया है, रिजर्व्स भी अपने बढ़ा दिए हैं। तो लगभग हर एक फील्ड में आप देखोगे, तो कंपनी की बैलेंस शीट आपको काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अब नीचे कैश फ्लो पॉजिटिव है, हम कैश फ्लो में ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। ये जो इसमें नेगेटिव वाला पार्ट है, ये मेरे ख्याल से वही है, इन्होंने अपना वो रिपेमेंट ऑफ बोरिंग, तो रिपेमेंट ही किया है बोरिंग का, तो उसी में 7000 करोड़ से नेगेटिव कैश फ्लो दिखा रहा है। बट बाकी ओवरऑल ही अच्छी इमेज है इसका, कैश फ्लो पॉजिटिव है, सब कुछ ठीक है। वैसे मैं ज़्यादा कैश फ्लो में नहीं पढ़ता हूँ, ना ही मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ों से आपको ज़्यादा अच्छा डेटा मिलता है। कैश फ्लो कुछ इतना मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है एक स्टॉक में ट्रेड करने के पर्पज़ से। बाकी फिर आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, हर चीज़ जितना ज़्यादा नॉलेज रखेंगे उतना बेटर ही है आपके लिए। उसके नीचे अगर हम आते हैं, रेशोज़ भी मैं ज़्यादा नज़र नहीं मारता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप देखें, प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग 75% ज़्यादा नहीं हो सकती, अगर आपको पता ही होगा, तो एग्जैक्टली 74.99% है, अपने बिल्कुल जो टॉप पे रह सकती है उस पे है। FIs की शेयर होल्डिंग भी 10% के आसपास है। पब्लिक के हाथ में आप देखो तो सिर्फ 9.17% के आसपास है, यानी कि पब्लिक की शेयर होल्डिंग जो लास्ट कुछ क्वार्टर्स में थी 10-11% के आसपास, उससे कम होते होते अभी अपने लोवेस्ट पे, इतनी लो पब्लिक की शेयर होल्डिंग कभी नहीं रही इस स्टॉक में। देखिए, आप इस जून 2021 का भी देखेंगे तो 9.69 थी, और उसके बाद शेयर होल्डिंग बढ़ी है पब्लिक की, और उसके बाद से अभी आप देखोगे लास्ट कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूसली कम होते हुए 9.17 के पास है। और नीचे नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो आपको दिख रहा होगा, ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर में भी आप जाएंगे तो देखेंगे 3,71,000 शेयर होल्डर हैं, जो इससे पहले इतने नहीं थे, इससे ज़्यादा ही थे हमेशा। इससे ज़्यादा होने का मतलब है कि जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं, मतलब उतने ज़्यादा पब्लिक के छोटे छोटे जो प्लेयर्स हैं उनके हाथ में पैसे हैं, तो ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा शेयर होल्डर्स का मतलब। अब शेयर होल्डर्स के नंबर कम हो गए, यानी कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं जिनके हाथ में शेयर होल्डिंग है, यानी कि कम प्लेयर्स के हाथ में ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। तो आई होप ये आपको आइडिया लग रहा होगा, थोड़ा सा मैं बताने में अगर आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है, लेकिन आपको आइडिया लग रहा होगा कि कम शेयर होल्डिंग अगर है, मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर कम है, तो यानी कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के हाथ में माल ज़्यादा है। और ये आपको पब्लिक की शेयर होल्डिंग से भी नज़र आ रहा होगा कि लोवेस्ट है ऑल टाइम। और DIS ने अपनी शेयर होल्डिंग कुछ क्वार्टर में कंटिन्यू 3.7 से बढ़ाई है, और 5.1 तक। वैसे इससे पहले तो 2% के आसपास भी थी DIS की, बट अभी अपने हाईएस्ट पे है DIA, और प्रमोटर अपने टॉप पे। तो ये ओवरऑल आपको एक इमेज का आइडिया लग गया होगा कि कैसा बर्जर पेंट्स का जो है फाइनेंशियल्स हैं। बाकी कंपनी के बारे में आप और डिटेल में पढ़ना चाहो, तो नीचे आप इनका एनुअल रिपोर्ट वगैरह निकाल सकते हो, उसमें पढ़ सकते हो। ये 23 की है, आप इनके कॉन कॉल्स वगैरह हुई है मई 24 में, वो आप पढ़ सकते हो। वो सब पढ़ के आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो ये सब मैं अभी एक वीडियो में तो आपके लिए कवर नहीं कर सकता, बट वो आपका अपना काम होता है कि आप जाके उसको पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो, उससे थोड़ा बिल्ड होगा एक ओवरऑल पिक्चर उस स्टॉक के अराउंड। अब फिलहाल इसके फाइनेंशियल्स तो हमने देख लिया, अब इसके टेक्निकल्स में देख लेते हैं। टेक्निकल में क्या है, टेक्निकल में ये स्टॉक है, देखिए
ये इसका मैंने डेली कैंडल वाला एक चार्ट खोला हुआ है। तो ये 2019 से यहाँ से 2019 से यहाँ पे 2024 तक का ये चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो 2019 के आसपास ये इसी प्राइस पे था, करीब 450 460 के आसपास, अक्टूबर नवंबर 2019 के आसपास। और अभी आपको उसी प्राइस पे मिल रहा है, यानी कि 2019 वाले प्राइस पे आपको अभी ये मिल रहा है। अगर आप 2019 में इसका देखोगे क्या परफॉर्मेंस थी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखो तो 6,000 करोड़ की सेल्स ये उस टाइम पे कर रहा था, जो कि 6 से अब 12,000 करोड़ पहुंचने वाला है, यानी कि डबल हो गई है आपकी सेल्स। और प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट आपका 500 से 1100, यानी कि डबल से भी ज़्यादा नेट प्रॉफिट हो गया है। तो ये 2019 से अभी तक, यानी कि इन 5 सालों में डबल से ज़्यादा आपका नेट प्रॉफिट हो गया है और डबल के आसपास आपकी सेल्स हो गई, लेकिन शेयर का प्राइस उसी जगह पे है जहाँ पे तब था। यानी कि इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितना सस्ते वैल्यूएशन पे अभी ये आपको अवेलेबल है, जिस तरीके की वैल्यूएशन इसके पहले पास्ट में दी गई है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से स्टॉक को इतना तोड़ दिया जाता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सस्ता हो जाता है, और जब वो ज़्यादा ही सस्ता हो जाता है और फिर भी उसकी सेल्स या उसका प्रॉफिट बढ़ता रहता है, तो वो बहुत ही अच्छी पोजीशन पे आ जाता है आपके लिए बाय करने का। और हम ऐसे ही स्टॉक्स में एंट्री बनाते हैं। जब मैं कोई एंट्री बनाता हूँ तो ऐसे स्टॉक में जो फंडामेंटली अच्छे हैं बट वैल्यूएशन वाइज उसको तोड़ दिया गया है सेल कर करके, और जब वो इतना टूट जाता है कि वो बहुत ही सस्ता हो गया, तो वहाँ पे उसको मैं पर्सनली बाय कर लेता हूँ, कोई टेक्निकल पैटर्न वगैरह ढूंढ के। तो ये इसका आप समझ होंगे 2019 वाला प्राइस है। ये जो मैंने एक जोन क्रिएट किया था, ये जोन इसलिए क्रिएट किया था क्योंकि यहाँ पे भी देखिए मल्टीपल टाइम 1 2 3 ये यहाँ पे टॉप लगा था, और उसके बाद जब इसको ब्रेक करके गया स्टॉक, तो स्टॉक ने कंटिन्यूस रैली दिखाई इस वाले जोन को, और उसके बाद जब स्टॉक फॉल किया तो इसी वाले सपोर्ट जो रेजिस्टेंस पहले था इस पर सपोर्ट बना के यहाँ पे भी 2 बार, फिर यहाँ से दोबारा से, और यहाँ पे अब एक और बार इसने जो है सपोर्ट बनाई। देखिए 3 कैंडल थी, 3 या 4 कैंडल इसी सपोर्ट पे इसने बनाई, और वहाँ से वापस बाउंस बैक होने की कोशिश कर रहा है। आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखेगा अगर मैं पास से दिखाऊं, ये रहा वो सपोर्ट। तो इस सपोर्ट से वापस बाउंस बैक होने की ये कोशिश में लगा हुआ है। तो ये सपोर्ट आपको समझ में आ गया होगा कितना स्ट्रॉन्ग इसका ये सपोर्ट है, क्योंकि पहले यही रेजिस्टेंस था। और इस सपोर्ट के बाद जो अगला रेजिस्टेंस है वो ये वाला जोन है, ये 2 लाइनों वाला जोन है। ये एक रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम स्टॉक ने जब यहाँ से स्टॉक ये रेजिस्टेंस, एक मिनट में आपको थोड़ा स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। जब ये जो रेजिस्टेंस मैंने बनाया है, रेजिस्टेंस इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस फेस किया था, बट वहाँ से उस रेजिस्टेंस को जब तोड़ा उसके बाद उसी को सपोर्ट बनाया 1 2 3 बार, और फिर बाउंस किया, फिर दोबारा से जब आया तो इस सपोर्ट को तोड़ने में इसको दिक्कत हुई, जबकि वापस ये 2 बार इस पर बाउंस भी किया। फिर जब इसे तोड़ के नीचे निकला तो अपने पुराने वाले सपोर्ट तक चला गया, फिर पुराने सपोर्ट से वापस जब ऊपर आया तो इस रेजिस्टेंस तक ही जा पाया और वहाँ से वापस नीचे आ गया। फिर दोबारा से इस रेजिस्टेंस तक जा पाया, कोशिश पूरी करी इसको तोड़ के निकलने की, पर वापस से इसी जोन में फंसा रहा, और वापस से अपना नीचे की तरफ इसने दिखाया और नीचे अपना सपोर्ट पे दोबारा से आ गया, इस वाले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे। तो इससे आपको पूरे चार्ट का मूवमेंट समझ में आ गया होगा कि चार्ट किस तरीके से मूव कर रहा है अभी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये किसका कितने लेवल का है, तो ये 20-21% का ये जोन है। अगर आप पूरा देखोगे तो 20% मिनिमम से लेकर करीब 25-30% के आसपास का ये जोन है। तो ये जोन मुझे लगता है कि ये कवर कर लेगा, और अगर नहीं भी कवर किया तो जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि डबल इसकी सेल्स हो गई हैं, डबल से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है, और 2019 के प्राइस पे, तो अगर ये और भी फॉल कर जाता है तो ये और भी सस्ता हो जाएगा। तो वहाँ पे और ज़्यादा एंट्री बनाने का भी जो ऑप्शन है आपके पास रहेगा ही, क्योंकि फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है और थोड़ा सेफ स्टॉक है। तो आप चाहें तो इसमें, मतलब मैं इसमें थोड़ा टुकड़ों में एंट्री लूँगा, हो सकता है 2-3% अभी डाल के फिर 2-3% बाद में डाल के इस तरीके से एंट्री लूँ अगर ये फॉल करता है और ज़्यादा तब। नहीं तो इस पोजीशन पे भी अच्छी खासी एंट्री बनाई जाती है। ऑलरेडी अपने सपोर्ट से ये यहाँ पे अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ, क्योंकि कुछ दिनों में मार्केट अच्छा चला, करीब 6% से तो अप हो ही गया है। और इसके बाद भी अगर आप इसका जोन देखेंगे तो इस जोन में आपके पास अच्छा खासा करीब 18-20% के आसपास का अभी भी इसमें पोटेंशियल है। और अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे जहाँ तक इसको पहुँचना चाहिए मेरे हिसाब से, इवन उसको ब्रेक भी करना चाहिए, तो ऑल टाइम हाई तक भी इसका करीब 50% के आसपास का पोटेंशियल है। 50% का पोटेंशियल ऑल टाइम हाई तक आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं कल जाके एक एंट्री बनाने वाला हूँ। अगर उसके बाद ये स्टॉक यहाँ से फॉल करके नीचे वापस आ जाता है, और एक सेकेंड, यहाँ मेरे एंट्री बनाने के बाद अगर ये फॉल करके नीचे इस वाले सपोर्ट पे आ जाता है तो मैं यहाँ एक और एंट्री बना लूँगा इस वाले पॉइंट पे, और वहाँ से अगर ये फॉल करके तोड़ के नीचे और चल जाता है तो 5-10% के आसपास के फॉल में मैं एक और एंट्री यहाँ पे बना लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वापस से इसमें बाउंस बैक करेगा। लेकिन अगर नहीं भी किया, तोड़ के पूरा नीचे तक चला गया, तो आखिर और कितना सस्ता तो ये स्टॉक हो जाएगा। और क्योंकि ऐसा नहीं है ना, इसके फंडामेंटल या इसके फाइनेंशियल्स इसको सपोर्ट करेंगे इतना सस्ता होने में, क्योंकि वो तो साथ ही साथ ग्रो कर रहे हैं। और जैसे कि मुझे भी लग रहा है इसका जून का क्वार्टर भी अच्छा आने वाला है, जैसा पास्ट इसका रिकॉर्ड रहा है, जून का क्वार्टर अच्छा नहीं तो अच्छा आएगा, तो रिजल्ट का भी इम्पैक्ट इस पर होगा। ये सब चीज़ें मैं अपने दिमाग में रख के चल रहा हूँ, इसलिए मैं शायद 1-2% की इसमें एंट्री बना लूँ।
और उसके बाद अगर ये इस पॉइंट पे आता है, अपना इस वाले रेजिस्टेंस वाले जो 2 लाइन है इनके आसपास आता है, तो हो सकता है उस टाइम पे सिचुएशन के हिसाब से मैं इसको सेल कर दूँ, या अगर उस टाइम मेरे पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हुई और इसके रिजल्ट और भी ज़्यादा बेटर आने लगे तो मैं उसको होल्ड करके रखूँगा अपने ऑल टाइम हाई तक के लिए, और ऑल टाइम हाई पे मैं इसको फाइनली निकालूंगा अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जिट नहीं लिया और यहाँ पे भी मुझे लगा कि अभी भी होल्ड करना बनता है स्टॉक को। और जब मैं इसको एग्जिट करूँगा तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। फिलहाल मैं इसमें कल एंट्री बनाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना था। आप आई होप समझ गए होंगे मैं क्या इसमें समझाना चाह रहा था आपको। बहुत सिंपल तरीके से स्टॉक को एनालाइज़ किया जाता है, और यही सिंपल तरीके से आप बाय करके उसको सेल करके उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि वो एनालिसिस आपके खुद का होना चाहिए, क्योंकि जब ये स्टॉक फॉल करेगा तो इसमें और पैसे डालने का कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर बचा होना चाहिए, और वो तब आएगा जब आप खुद इसमें रिसर्च करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कि अपने पूरे पोर्टफोलियो को इस तरीके से बैलेंस करना कि उसमें कुछ इस टाइप के स्टॉक हो, कुछ थोड़े रिस्की स्टॉक हो और कुछ थोड़े मीडियोकर स्टॉक हो, तो तभी आपका पूरा पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा और तभी आप उसको सही टाइम पे स्विच कर पाओगे चीज़ों के साथ। नहीं तो एक भी डाउन साइकिल आएगी आप वाले टाइप के स्टॉक में, जो स्टॉक आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो जो है उतने टाइम के लिए बैठा रहेगा और आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा स्विच करने के लिए या फिर उस पोर्टफोलियो को एक साइकिल में चलाने के लिए। तो ये चीज़ों को आपको धीरे धीरे बिल्ड करना होता है अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से, ताकि आप एक टाइम के बाद कंफर्टेबली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स में ट्रेड करके स्विच कर सको। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।